एक कल्पना करके देखते हैं। हाँ, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ बिल्कुल, जहाँ कैश को बिना किसी इंटरनेट के और बिना किसी बैंक अकाउंट के ट्रांसफर किया जा सके। जो सुनने में आजकल थोड़ा अजीब लगता है। सही में। और अगर अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पैसे भेजने की बात हो तो उसका खर्चा अचानक से घटकर सीधे आधा हो जाए। एकदम से आधा। हाँ, सुनने में ये किसी ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग सकता है जो अभी आनी बाकी है, लेकिन आर्थिक दुनिया में ये सच्चाई बनने जा रहा है। और बहुत तेजी से। सही कहा। आज की इस गहन चर्चा में एक ऐसी ही क्रांति पर नजर डालनी है जिसे हम डिजिटल रूपी, ई रूपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC कहा जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत बड़ा। इस विश्लेषण को आसान और मजेदार बनाने के लिए आज कुछ बेहतरीन सोर्सेज का सहारा लिया, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स के लेटेस्ट डेटा और टोच जेल और स्वेरेफ जैसे संस्थानों के ग्लोबल रिसर्च पेपर्स भी हैं हमारे पास। साथ ही रेजर पे का इन डेप्थ एनालिसिस और साइबर क्राइम पर नए कानूनी बदलावों की जो लेजिस्लेटिव ट्रेंड्स की रिपोर्ट है उसको एक साथ जोड़कर देखने वाले हैं। तो काफी ग्राउंड कवर करना है आज। बिल्कुल। आज का मकसद बस ये समझना है कि ये नया डिजिटल पैसा आखिर है क्या, इसका दुनिया भर की और लोकल इकोनॉमी पर क्या असर होने वाला है, और हाँ, इस डिजिटल दौर में नए खतरे और उनकी कानूनी ढाल क्या है। बिना किसी देरी के सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बुनियादी बात, पैसा और करेंसी हमेशा से लोगों के भरोसे पर चलते आए हैं। हमेशा से। जब भी पैसे का रूप बदलता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत वो भरोसा ही होता है जो एक सिस्टम अपने नागरिकों को देता है। सही बात। डिजिटल रूपी उसी पुराने भरोसे को एक नए और आधुनिक रूप में ढालने की कोशिश है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक और नया मोबाइल पेमेंट ऐप नहीं बन रहा है। हाँ, जैसे बाकी ऐप्स होते हैं वैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद पैसा है जो फिजिकल पेपर नोट से आगे बढ़कर अपना नया आकार ले रहा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर को देखें तो उन्होंने इस डिजिटल रूपी को दो मुख्य हिस्सों में बांटा है। हाँ, दो अलग कैटेगरीज हैं। पहला है रिटेल CBDC जिसे ई रूपी R कहा जाता है, और दूसरा है होलसेल CBDC जिसे ई रूपी W कहते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि होलसेल वर्जन आम लोगों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आपस के सेटलमेंट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त के लिए बनाया गया है। तो आम जीवन में कौन सा काम आएगा? लोगों के आम जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव लाएगा वो है रिटेल वर्जन यानी ई रूपी। पर यहाँ एक बहुत आम उलझन सामने आई है। क्या? देखिए, आज के समय में लगभग हर जगह UPI का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ये नया डिजिटल रूपी UPI से अलग कैसे है? इसे एक आसान उदाहरण से देखते हैं। हाँ, एनालॉजी से समझना आसान होता है। मान लीजिए कि UPI एक तेज रफ्तार हाईवे की तरह है, एक ऐसी सड़क जो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को तेजी से ट्रांसपोर्ट करती है। सही। लेकिन डिजिटल रूपी वो हाईवे नहीं बल्कि वो खुद एक व्हीकल यानी गाड़ी है। ये उसी हाईवे पर चलने वाला डिजिटल कैश है। इस हाईवे और व्हीकल वाले उदाहरण से अंतर पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। रेजर पे के एनालिसिस में इन दोनों के बीच के टेक्निकल फर्क को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। उन्होंने क्या बताया? जब कोई व्यक्ति UPI से पेमेंट करता है तो बैकग्राउंड में दरअसल दो अलग-अलग बैंक अकाउंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और वो डिजिटल लेजर अपडेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब साफ है कि UPI का इस्तेमाल करने के लिए दो चीजों का होना अनिवार्य है, एक एक्टिव बैंक अकाउंट और इंटरनेट कनेक्शन। बिना इंटरनेट के तो UPI चलेगा नहीं। एग्जैक्टली। साथ ही क्योंकि वो पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा होता है तो बैंक उस पर ब्याज यानी इंटरेस्ट भी देता है, जो कि एक फायदा है। हाँ, पर दूसरी तरफ डिजिटल रूपी की कहानी बिल्कुल अलग है। ये सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया लीगल टेंडर है, यानी सीधे RBI से। हाँ, ये एक डिजिटल टोकन है। इसे बिल्कुल वैसे ही देखना चाहिए जैसे किसी की जेब में रखा हुआ फिजिकल कैश या मान लीजिए 500 रुपए का नोट। अच्छा। जैसा कि सब जानते हैं, जेब या फिजिकल वॉलेट में रखे हुए कैश पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सही बात है, जेब में रखा पैसा बढ़ता थोड़ी है। ठीक उसी तरह अगर डिजिटल रूपी किसी के फोन के ई-वॉलेट में रखा है तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ये सच में एक ध्यान देने वाली बात है। और रेजर पे का सोर्स एक और ऐसी खासियत बताता है जो सच में ग्राउंड लेवल पर चीजों को बदल देगी। वही प्राइवेसी वाली बात ना। हाँ, प्राइवेसी और सबसे महत्वपूर्ण ऑफलाइन काम करने की क्षमता। ये ऑफलाइन फीचर तो गेम चेंजर है। देखिए, UPI में हर एक छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन बैंक के स्टेटमेंट में दर्ज हो जाती है।
जिससे प्राइवेसी थोड़ी कम हो जाती है। हर 20 रुपए की चाय का रिकॉर्ड होता है। सही कहा, लेकिन डिजिटल रुपये में फिजिकल कैश जैसी प्राइवेसी है और इसका ऑफलाइन फीचर तो एक अलग ही लेवल की सुविधा है। कैसे काम करता है ये ग्राउंड पर? सोचिए उन दूर दराज के गांव और इलाकों के बारे में जहां इंटरनेट कनेक्शन आज भी आता जाता रहता है। हम वहाँ नेटवर्क का बड़ा मसला होता है। वहां एक किसान अपने फीचर फोन या आसान NFC टेक्नोलॉजी के जरिए दुकानदार को पेमेंट कर सकता है, वो भी बिना किसी इंटरनेट के। ये बहुत बड़ी बात है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी आर्थिक समावेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इस ऑफलाइन फीचर का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बना देता है। इंडिपेंडेंट कैसे? क्योंकि डिजिटल रुपी सीधे RBI की लायबिलिटी है। इसमें किसी कमर्शियल बैंक के सर्वर डाउन होने या बैंक के फेल होने का कोई रिस्क शामिल नहीं होता। यानी बैंक का सर्वर डाउन भी हो तो पेमेंट हो जाएगी। एग्जैक्टली। अगर किसी के पास ई-रुपी है तो उसके पास सीधे देश के सेंट्रल बैंक की सॉवरेन गारंटी है, जो इसे बेहद सुरक्षित बनाती है। अब इस आर्थिक बदलाव को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी क्रॉस बॉर्डर इसका क्या असर होने वाला है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है इकोनॉमी का। बिल्कुल। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एक बहुत ही शानदार आंकड़ा दिया गया है। हर साल भारत में लगभग $100 बिलियन का रेमिटेंस आता है। $100 बिलियन? यानी जो भारतीय लोग बाहर काम करते हैं वो अपने परिवार वालों को इतनी बड़ी रकम भेजते हैं। लेकिन दुनिया भर में क्रॉस बॉर्डर पैसे भेजने का जो खर्चा है वो लगभग 8 से 9% है, जो कि काफी ज्यादा है। भारत के मामले में यह अभी थोड़ा बेहतर है, करीब 5%। पर DA सेक्रेटरी अजय सेठ के अनुमान के अनुसार ई-रुपी इस खर्चे को घटाकर सीधे आधा कर सकता है। आधा? यानी लगभग 2 से 3% के बीच। एग्जैक्टली, 2 से 3%। ये सिर्फ थोड़े पैसे की नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए की बचत की बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बचत सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि समय और पूरे बैंकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी की भी है। वो कैसे? अभी इंटरनेशनल ट्रांसफर्स इतने महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे इंटरमीडिएरीज यानी बिचौलिए शामिल होते हैं। अच्छा, जैसे बैंक्स और बाकी एजेंसीज? हाँ, मिसाल के तौर पर नॉस्ट्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है। नॉस्ट्रो अकाउंट का सीधा सा मतलब ये है कि जब एक देश का बैंक किसी दूसरे देश के बैंक में वहाँ की लोकल करेंसी जमा करके रखता है ताकि ट्रांजैक्शंस की जा सके। तो इसमें टाइम लगता होगा? बहुत टाइम लगता है। इस पूरे प्रोसेस में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स लगते हैं, हर कोई अपनी फीस काटता है और समय भी लगता है। CBDC इन सभी बिचौलियों को सिस्टम से बाहर कर सकता है, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर। सीधे पीयर टू पीयर अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर को लगभग तुरंत और सस्ता बना सकता है। ये तो सच में एक बड़ी तस्वीर है। लेकिन इस बड़ी तस्वीर में एक दूसरा पहलू भी है जिस पर SWIFT और यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी ECB के रिसर्च पेपर ने बहुत गहराई से विचार किया है। वो क्या है? वो है इसका देश के अंदर के बैंक डिपॉजिट्स और मॉनेटरी पॉलिसी पर असर। अच्छा, हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बहुत आम डर ये जताया जाता है कि अगर लोगों को सीधे RBI का सुरक्षित डिजिटल कैश मिल जाए तो लोग अपना सारा पैसा कमर्शियल बैंक से निकालकर अपने डिजिटल वॉलेट में रख लेंगे। वही सबसे बड़ी चिंता है। अगर लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल लिया तो बैंकों के पास आम जनता के डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे, जिससे उनकी आगे लोन देने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होगी। ये डर सुनने में बहुत ही स्वाभाविक लगता है। किसी को भी लगेगा कि जब सीधे सरकार की गारंटी वाला डिजिटल वॉलेट मिल रहा है जहाँ सर्वर डाउन होने की टेंशन नहीं, तो बैंक में पैसा क्यों रखें? एग्जैक्टली। पर SURF के पेपर में एक ऐसी जानकारी है जो सच में एक aha मोमेंट है। उन्होंने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाया है जिसे रिवर्स वाटरफॉल इफेक्ट कहते हैं। रिवर्स वाटरफॉल? हाँ, ये एक अकेला कॉन्सेप्ट इस पूरे डर की बुनियाद को ही पलट कर रख देता है। इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। SURF के पेपर के अनुसार सिस्टम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक अकाउंट और CBDC वॉलेट के बीच पैसे का आदान प्रदान कितना आसान और सीमलेस बनाया जाता है। अगर रिवर्स वाटरफॉल फीचर को सिस्टम में लाया जाए तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। इस फीचर को ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी को दुकान पर ई-रुपी में पेमेंट करनी है, लेकिन उसके डिजिटल वॉलेट का बैलेंस 0 है। तो पेमेंट फेल हो जाएगी? नहीं, यही तो मैजिक है। रिवर्स वाटरफॉल फीचर के चलते सिस्टम अपने आप उसी नैनो सेकंड में उस व्यक्ति के जुड़े हुए बैंक अकाउंट से उतने ही पैसे निकालेगा, उन्हें ई-रुपी में कन्वर्ट करेगा और दुकान वाले को पेमेंट पूरी कर देगा। अरे वाह, यानी बैकग्राउंड में सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल।
इस जबरदस्त आसानी का नतीजा ये होगा कि लोगों को पहले से अपना पैसा निकालकर CBDC वॉलेट में जमा करके यानी होल्ड करके रखने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। सही बात है। जब जरूरत पड़ने पर तुरंत पेमेंट हो ही रहा है तो फालतू में वॉलेट में पैसा क्यों फंसा कर रखना। एग्जैक्टली। और लोग जानते हैं कि बैंक डिपॉजिट्स पर ब्याज मिलता है और CBDC पर नहीं, तो वो अपना पैसा बैंक में ही छोड़ना पसंद करेंगे। इस फीचर की वजह से तो दरअसल बैंक डिपॉजिट्स गिरने के बजाय स्थिर रह सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यही रिसर्च पेपर का निष्कर्ष है। ये वाकई में एक चौंका देने वाला दृष्टिकोण है। यानी यूजर इंटरफेस और टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा ऑटोमेशन फीचर पूरी इकोनॉमी की दिशा तय कर सकता है और बैंकों को संकट से बचा सकता है। सही कहा। लेकिन स्विफ्ट पेपर एक और स्थिति का जिक्र करता है जो थोड़ी चिंता पैदा करती है। वो है आर्थिक संकट यानी कि बैंकिंग क्राइसिस का समय। हाँ, वहाँ सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। रिवर्स वाटरफॉल नॉर्मल दिनों में तो बेहतरीन काम करेगा, पर बुरे वक्त में क्या होगा? क्राइसिस सिनेरियो में कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। मान लीजिए मार्केट में अफवाह फैलती है कि कोई खास बैंक डूबने वाला है। ऐसे में तो पैनिक मच जाएगा। ऐसे माहौल में लोगों में डर फैल जाता है और लोग घबराकर अपना सारा पैसा उस बैंक से निकालना चाहते हैं। पहले के जमाने में लोग ब्रांच या ATM के बाहर लंबी लाइन लगाते थे, जिसमें वक्त लगता था और बैंक को सिचुएशन संभालने का थोड़ा मौका मिल जाता था। सही पकड़ा आपने। और डिजिटल रूपी के आने से लोग अपने फोन से बिस्तर पर बैठे बैठे चंद सेकंड्स में अपनी सारी जमा पूंजी उस डूबते बैंक से निकालकर सुरक्षित ई-रूपी वॉलेट में डाल सकते हैं। एक झटके में बैंक खाली हो सकता है। इससे बैंक रन्स यानी बैंक खाली होने की रफ्तार अचानक से बेहद तेज हो सकती है। इससे बैंक रिजर्व्स एक झटके में गिर जाएंगे और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आसमान छूने लगेंगे, जो पूरी इकोनॉमी के लिए खतरनाक होगा। तो इसका कोई समाधान नहीं है ना? इसलिए रिसर्च पेपर जोर देकर सुझाव देता है कि ई-रूपी रखने की एक होल्डिंग लिमिट लगाना जरूरी है। होल्डिंग लिमिट यानी एक कैप लगा दी जाए। हाँ, यानी एक नियम हो कि एक व्यक्ति एक वक्त में अपने वॉलेट में सिर्फ एक तय सीमा तक, मान लीजिए 50,000 या 1 लाख रुपए डिजिटल रुपए रख सकता है। अच्छा, इस रिस्ट्रिक्शन से क्राइसिस के वक्त पैनिक विड्रॉल्स की रफ्तार धीमी हो जाएगी और सिस्टम को संभालने का वक्त मिल जाएगा। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई नई आर्थिक क्रांति आती है तो उसके फायदे गिनना आसान होता है, पर उसे जमीन पर लागू करने के रास्ते में कांटे कम नहीं होते। जमीन पर उतारना हमेशा एक चुनौती होता है। अगर DOJDL के रिसर्च पेपर पर नजर डाली जाए तो वहां इस रिटेल CBDC को आम जनता तक पहुंचाने में आने वाली कई बड़ी चुनौतियों का जिक्र है। सबसे पहली चुनौती तो मर्चेंट्स यानी दुकानदारों के अडॉप्शन की है। उन्हें नए POS मशीन्स और सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। एग्जैक्टली, उन्हें नए पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें खर्चा और ट्रेनिंग दोनों शामिल हैं। फिर आता है डिजिटल डिवाइड, जो भारत जैसे देश में एक बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल, भले ही ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा हो, पर देश के हर कोने में लोगों को इस नए डिजिटल सिस्टम पर भरोसा दिलाना और उन्हें सिखाना एक बहुत बड़ा काम है। और क्रिप्टो वाले भी इस पर सवाल उठाते हैं। हाँ, वही मेरा अगला पॉइंट है। एक और पहलू जो क्रिप्टो एंथुसियास्ट अक्सर उठाते हैं वो है डिसेंट्रलाइजेशन का ना होना। बिटकॉइन जैसी करेंसीज किसी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं होती। पर डिजिटल रूपी तो पूरी तरह सेंट्रल कंट्रोल में है। डिजिटल रूपी पूरी तरह से RBI द्वारा कंट्रोल और ट्रैकेबल है। ये एक हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। और इसी सेंट्रलाइजेशन और सिस्टम के डिजिटल होने के साथ एक ऐसी समस्या आती है जो लगभग हर नए टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का साया बन चुकी है। आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं? हाँ, साइबर क्राइम। जब हमारी सारी आर्थिक जिंदगी डिजिटल हो रही है तो अपराधी भी पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। ये तो है। लेजिस्लेटिव ट्रेंड्स की रिपोर्ट में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे I4C भी कहते हैं, उसका जो डेटा दिया गया है वो सच में आंखें खोलने वाला है। क्या कहता है वो डेटा? सिर्फ 2023 के एक साल के अंदर साइबर क्राइम की 1.56 मिलियन यानी करीब 15,60,000 कंप्लेंट्स दर्ज की गई। 1.56 मिलियन कंप्लेंट्स एक साल में? हाँ, और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से 85% कंप्लेंट्स सीधे तौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड यानी आर्थिक धोखाधड़ी की थी, जिसमें ये UPI स्कैम्स और फेक लोन ऐप्स आते हैं। बिल्कुल, फिशिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, ये सब। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम स्कैमर्स के लिए कितना बड़ा टारगेट बन चुका है। हालांकि उसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सिटीजन रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए अथॉरिटीज ने लगभग 1,12,000 करोड़ रुपए फ्रीज करके लोगों के बचाए भी हैं। सिस्टम अपना काम तो कर रहा है,
और एक्शन ले रहा है। पर फ्रॉड्स का स्केल इतना बड़ा है कि बचाई गई रकम एक छोटे हिस्से जैसी लगती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। वो क्या? जब साइबर फ्रॉड्स का स्तर इतना ऊंचा है तो इस तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति और ई-रूपी के इस नए इकोसिस्टम में किसी भी आम इंसान का निजी डेटा और उसकी मेहनत का पैसा आखिर कितना महफूज है? ये तो सबके दिमाग में आएगा। और क्या हमारा कानूनी ढांचा यानी लीगल फ्रेमवर्क इस नए दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है? लेजिस्लेटिव ट्रेंड्स का पेपर इसी कानूनी सुरक्षा यानी लीगल शील्ड का बहुत गहराई से विश्लेषण करता है। तो कानूनी तौर पर क्या तैयारी हो रही है? 2024 के आसपास देश में कई महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव हुए हैं जिन्हें आम जीवन से जोड़कर देखना और समझना जरूरी है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। सबसे पहले बुनियादी बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 में फाइनेंस एक्ट 2022 के जरिए एक बड़ा बदलाव किया गया। इस अमेंडमेंट ने बैंक नोट की परिभाषा को बड़ा किया और उसमें डिजिटल फॉर्म को शामिल कर दिया। यानी कानून की नजरों में अब डिजिटल टोकन ही वैलिड नोट है। किसी भी डिजिटल टोकन को देश में लीगल टेंडर बनने के लिए इस कानूनी बदलाव की सख्त जरूरत थी। और बुनियाद सेट होने के बाद क्रिमिनल कानून का नया रूप सामने आता है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, जिसने सालों पुराने इंडियन पीनल कोड यानी IPC की जगह ली है। इसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं। लेजिस्लेटिव ट्रेंड्स पेपर बताता है कि पुराने IPC कानून में चोरी की जो परिभाषा थी वो मुख्यतः फिजिकल चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी। मान लीजिए पहले के कानून में चोरी का मतलब था किसी ने किसी की साइकिल चुरा ली या फिजिकल वॉलेट निकाल लिया या घर का सामान ले गया। सही कहा। डिजिटल डेटा या डिजिटल आर्थिक संपत्ति की चोरी को साबित करना कानूनी तौर पर लंबा और पेचीदा होता था। लेकिन BNS 2023 में डिजिटल थेफ्ट और साइबर फ्रॉड को सख्त और बेहद स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया गया है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब अगर कोई किसी का डिजिटल डेटा या डिजिटल एसेट्स चुराता है तो उसे कानूनी रूप से मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी की तरह ही देखा जाएगा। जैसे किसी ने गाड़ी चुरा ली। एग्जैक्टली। इस नए कानून से पुलिस और कानून व्यवस्था को साइबर स्कैम्स जैसे फिशिंग लिंक्स भेजना या सिम स्वैप फ्रॉड्स करना, इन सब से निपटने में पहले से कहीं ज्यादा सख्ती और स्पष्टता मिलेगी। और PMLA में भी तो बदलाव हुए। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के दायरे को बढ़ाकर उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी लाया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि नए डिजिटल पैसे का इस्तेमाल किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला या इल्लीगल कामों के लिए आसानी से न हो सके। इन सभी कानूनों के बीच एक और सबसे महत्वपूर्ण कानून लाया गया है और वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP एक्ट 2023। डेटा सुरक्षा के लिए CBDC हो या किसी भी तरह का डिजिटल पेमेंट, ये पूरा सिस्टम आखिर लोगों के निजी डेटा पर ही चल रहा है। ये नया कानून डेटा ब्रीचेस और आइडेंटिटी थेफ्ट को रोकने के इरादे से बनाया गया है। इस एक्ट के अंदर एक टर्म आता है डेटा फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशन का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है वो कंपनियां या संस्थान जो लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं, अपने पास रखते हैं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा, जैसे बैंक्स और टेक कंपनीज। हाँ, नए DPDP एक्ट के तहत अगर किसी भी ऐसी फाइनेंशियल कंपनी या डेटा फिड्यूशरी के सर्वर से किसी व्यक्ति का डेटा लीक होता है तो उस कंपनी पर 250 करोड़ रुपए तक का भारी फाइन लगाया जा सकता है। 250 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने बड़े जुर्माने का डर कंपनियों को मजबूर करेगा कि वो अपनी साइबर सिक्योरिटी को हमेशा टॉप नॉच रखें। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव ट्रेंड्स पेपर एक बहुत ही बारीक और आम जनता के लिए सबसे ध्यान देने वाली बात की तरफ इशारा करता है। एक लीगल लूप होल की तरफ ना? हाँ, एक लूप होल जिसे समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। ये लूप होल समझना सच में आम जीवन के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि फाइन भले ही 250 करोड़ का हो, पर आम इंसान पर इसका क्या असर पड़ेगा? नए DPDP एक्ट ने दरअसल पुराने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी IT एक्ट के एक बहुत ही अहम हिस्से सेक्शन 43A को हटा दिया है, यानी उसे रिपील कर दिया है। एग्जैक्टली। इस बदलाव को एक उदाहरण से समझना सबसे बेहतर होगा। पुराने IT एक्ट के सेक्शन 43A के तहत कानून ये था कि मान लीजिए किसी XYZ बैंक या कंपनी की लापरवाही की वजह से उनके सर्वर से डेटा लीक हो गया। उस डेटा लीक की वजह से किसी आम व्यक्ति के अकाउंट से पैसे निकल गए या उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, तो पहले वो पीड़ित व्यक्ति कानूनी तौर पर सीधे उस कंपनी पर केस कर सकता था
और अपने नुकसान का मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन सीधे उस कंपनी से क्लेम कर सकता था। लेकिन अब क्या बदला है? लेकिन अब जब नया DPDP एक्ट आ गया है और सेक्शन 43A को हटा दिया गया है, तो स्थिति थोड़ी पेचीदा हो गई है। अब उस पीड़ित व्यक्ति के पास सीधे तौर पर कंपनी से कॉम्पेंसेशन क्लेम करने का वो पुराना और सीधा अधिकार नहीं रहा। तो अब नुकसान की भरपाई कैसे होगी? अब नए नियम के अनुसार पीड़ित को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास अपनी शिकायत लेकर जाना होगा। बोर्ड पूरी जांच करेगा और उस कंपनी पर भारी फाइन लगा देगा, लेकिन वो फाइन का पैसा सरकार के पास जाएगा। ओह अच्छा, फाइन सरकार लेगी? हाँ, उस पीड़ित व्यक्ति को जिसका आर्थिक नुकसान हुआ है, उसको अपने नुकसान की भरपाई सीधे तौर पर कैसे होगी, इसका रास्ता नए कानून में थोड़ा लंबा और अस्पष्ट हो गया है। यानी कंपनियों पर दबाव तो है, पर आम आदमी का रास्ता लंबा हो गया। रिपोर्ट ये साफ बताती है कि हालांकि नया कानून ओवरऑल सिस्टम को मजबूत करता है और कंपनियों पर दबाव बनाता है, पर एक आम व्यक्ति के लिए अपने निजी नुकसान की आसान भरपाई का रास्ता अब पहले जैसा सीधा नहीं रहा है। यानी कानून सख्त जरूर हुआ है, पर प्रैक्टिकल तौर पर आम लोगों के नुकसान की भरपाई को लेकर अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आने वाले समय में और स्पष्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन अगर हम इन सभी कानूनों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक पूरा ढांचा समझ आता है। RBI एक्ट नए डिजिटल टोकन को एक वैलिड करेंसी बनाता है। BNS नए डिजिटल अपराधियों को पकड़ने की और सजा देने की ताकत बढ़ाता है। और DPDP एक्ट कंपनियों पर डाटा को सुरक्षित रखने का बड़ा कानूनी दबाव बनाता है। ये सब मिलकर e-rupee के इकोसिस्टम को एक ऐसी कानूनी ढाल पहनाते हैं जो आने वाले वक्त में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये भरोसा ही तो सबसे बड़ी चीज है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर आज की चर्चा के सभी टुकड़ों को एक साथ रखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि डिजिटल रुपए सिर्फ एक और नया पेमेंट ऐप या कुछ सालों तक चलने वाला टेक ट्रेंड नहीं है। ये एक पूरा नया आर्थिक युग है। ये दरअसल इस बात का पूरी तरह से नया रूप है कि आने वाले दशकों में पैसे को कैसे देखा जाएगा और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। एक तरफ इसमें हमारी पुरानी और भरोसेमंद फिजिकल कैश की बात है, जहाँ प्राइवेसी है और ऑफलाइन चलने की ताकत है, और दूसरी तरफ इसमें आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी की रफ्तार और सुविधा है जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस को सस्ता और तेज बना देगी। साथ ही इस नए पैसे को कानून की नई और सख्त ढालों से कवर किया जा रहा है। ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में हमारा आर्थिक सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा आसान और इंटरकनेक्ट होने वाला है। इस विश्लेषण को पूरा करने से पहले एक और ऐसी चीज पर ध्यान देना जरूरी है जो शायद अभी तक उतनी चर्चा में नहीं आई है, पर वो पैसे के मूल स्वभाव को ही बदल सकती है। ऐसी कौन सी चीज है? वो कंसेप्ट है प्रोग्रामेबल मनी यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। आज तक हमने पैसा सिर्फ खर्च किया है, पर CBDC के साथ ऐसी क्षमता जुड़ी है जहां पैसे को खर्च होने से पहले प्रोग्राम किया जा सकता है। पैसा प्रोग्राम हो सकता है? ये कैसे काम करता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार देश के किसानों को बीज या खाद खरीदने के लिए सब्सिडी डिजिटल रूपी में देती है, तो उस डिजिटल टोकन को कानूनी तौर पर ऐसे प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो पैसे का टोकन सिर्फ और सिर्फ खाद या बीज की दुकान के POS मशीन पर ही एक्सेप्ट हो और किसी दूसरी दुकान पर वो चले ही ना। अरे वाह, ये तो सीधे फ्रॉड को रोक देगा। या फिर अगर किसी छात्र को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है तो वो सिर्फ किताबें खरीदने या कॉलेज की फीस भरने के लिए ही इस्तेमाल हो सके। इससे करप्शन और पैसे के गलत इस्तेमाल पर लगभग पूरी तरह लगाम लग सकती है। ये सच में क्रांति लग रही है। एक और लेवल आगे की सोचिए, क्या हो अगर उस डिजिटल पैसे की एक एक्सपायरी डेट सेट कर दी जाए। एक्सपायरी डेट पैसे की? हाँ, यानी अगर उसे एक तय समय जैसे 1 महीने के अंदर खर्च नहीं किया गया तो वो पैसा वापस चला जाए। ऐसा क्यों करेंगे लोग? ऐसा इसलिए किया जा सकता है ताकि आर्थिक मंदी के वक्त लोग पैसे दबा कर न रखें और मार्केट में खर्च करें, जिससे इकोनॉमी को तुरंत पुश मिले। ये बातें सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि इस नई टेक्नोलॉजी के लेवल पर ये बिल्कुल मुमकिन है। ये सच में दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है। ये आने वाले वक्त में आर्थिक पॉलिसीज को और इंसान के पैसे के साथ रिश्ते को पूरी तरह एक नया आकार देगा। इस पर विचार करना आने वाले कल को समझने जैसा है। प्रोग्रामेबल मनी, एक ऐसा पैसा जो खुद जानता है कि इसे कहां, कब और किस मकसद के लिए खर्च होना है। ये सच में थोड़ा चौंकाने वाला और आगे की सोचने वाला विचार है, जिस पर आने वाले वक्त में चर्चा जरूर और गहरी होगी। बिल्कुल, बहुत कुछ है आगे आने वाला। आज की इस चर्चा में इतना ही।
उम्मीद है इस जानकारी ने आर्थिक दुनिया के इस नए बदलाव को देखने का एक बेहतर और स्पष्ट नजरिया दिया होगा। किसी के लिए भी ये समझना जरूरी है कि पैसा अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रहा, ये अब एक टेक्नोलॉजी बन चुका है।